बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मेरे बाप का मुलाजिम था। जाने क्या सोचकर मेरे बाप ने मेरा निकाह मरते दम उसके साथ कर दिया था। मैं उसे खुद से दूर रखती, अपने करीब नहीं होने देती थी। जब मैं कहीं बाहर जाती तो उसे मुलाजिम बनाकर अपने साथ ले जाती। एक रोज डांस पार्टी में मैं उसे अपना ड्राइवर बनाकर ले गई। नशे की ज्यादती की वजह से जैसे ही किसी गैर मर्द ने मेरे करीब होने की कोशिश की, उससे बर्दाश्त न हुआ और वो गुस्से में मुझे खींचता हुआ मेरे घर ले आया। बहुत शौक है ना तुम्हें गैर मर्दों के करीब जाने का? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ गुर्बत का क्या मतलब होता है। उसने गुस्से से मुझे बिस्तर पर गिरा लिया। मैं उठकर जल्दी से भागकर बैरूनी दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं अपना हैंडबैग टेबल पर रखते हुए बोली, बाबा न जाने आपने कैसे कैसे लोग ऑफिस में रख लिए हैं। कम से कम ऐसे लोग तो रखा करें जिनमें थोड़े मैनर्स हों। जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठाकर आपके पास आ जाता है और आप उसे कैसे भी करके कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं। बाबा, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। बाबा अपना चश्मा उतारते हुए मुझ पर नजरें मरकूज करते हुए बोले, फजर, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। जब मेरी सोच ऐसी नहीं है तो मेरी बेटी की सोच कैसे इतनी छोटी हो सकती है? वैसे भी जब मेरे पास कोई जरूरतमंद आता है तो मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। मैं बोली, फॉर गॉड सेक बाबा, आप इन छोटे लोगों को नहीं जानते। ऐसे लोग अपनी झूठी कहानियां सुनाकर हम जैसों को लूट लेते हैं। बाबा बोले, एहतशाम मलिक इतना भी पागल नहीं है कि कोई उसे लूट कर ले जाए। ये बिजनेस एम्पायर मैंने ऐसे ही नहीं खड़ा किया। इसमें मेरे कई सालों की मेहनत और तजुर्बा भी शामिल है। मैं पहली नजर में ही सामने वाले को जांच लेता हूँ। मैं अपना सर झुकाते हुए बोली, मलिक एहतशाम, मैं आपके तजुर्बे को दाद देती हूँ। अब चलिए, लंच का टाइम हो रहा है। सुबह भी मामा की डांट की वजह से निवाला मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा। बाबा बोले, फजर, क्या तुम सुबह से भूखी हो? दैट्स नॉट फेयर। फजर, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बाबा अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। फजर, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा ऑफिस आना बंद कर दूंगा। लंच के बाद मैं अपने ऑफिस में अपने सामने फाइलों का ढेर बखेरे बैठी फाइलों को बड़े ताज्जुब से देख रही थी, क्योंकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं दिल दिल में सोच रही थी कि न जाने मामा मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हैं। उन्हें पता भी है कि बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है और न ही मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। अभी तो मैं स्टडी से फ्री हुई हूँ। उन्होंने मुझे पूरी तरह एंजॉय भी नहीं करने दिया। बाबा के साथ ऑफिस भेज दिया है। मैं इन्हीं सोचों में थी कि बाबा मेरे ऑफिस में आए। वो मेरी कुर्सी के पास आकर बोले, हाँ जी फजर बेटा, कुछ समझ आया? यह सब ऊपर से ही गुजर गया। मैं फाइलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, बाबा देखे ना, आपने पहले ही दिन मुझे इतना सारा काम दे दिया। फाइलों को देखकर ही मेरा दिमाग माउफ हो गया है, तो क्या मुझे खाक समझ में आएंगी? मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे ऑफिस के मामलात से दूर रखें। मुझे नहीं करना ये सब। अभी मुझे थोड़ा एंजॉय तो करने दें, उसके बाद सोचेंगे कि मुझे क्या करना है। बाबा बोले, देखो फजर, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। ये सब एक ना एक दिन तुम्हें ही हैंडल करना है, तो तुम जितना जल्दी इस काम को समझ जाओगी तुम्हारे लिए बेटर होगा, वरना तुम अपनी मम्मा को तो जानती ही हो। मैं मुंह बसोड़ते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, बाबा, आपके और मेरे दरमियान मामा का जिक्र कहां से आ गया है? ये आप मुझे बात बात पर मामा की धमकी क्यों देते हैं? बाबा अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोले, वो इसलिए क्योंकि मेरी धमकी का तो तुम पर कोई असर नहीं होता। बाबा ने जल्दी से तमाम फाइलें समेटी। अच्छा छोड़ो तुम ये सब, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ाएगा। वैसे भी तुम्हारी मामा घर पर अकेली हैं, वो अकेली बोर हो रही होंगी, तो जाकर उनको कंपनी दो। मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। मैं इस बात में सर हिलाते हुए ऑफिस से निकल गई। मैंने अपना रुख घर के बजाय एक दोस्त की तरफ कर लिया, जिससे मुलाकात हुए काफी दिन हो गए थे। अपनी दोस्त से मुलाकात के बाद इधर उधर की बातें करते हुए टाइम का पता ही न चला। मैंने उससे इजाजत चाही तो उसने साफ इनकार कर दिया कि तुम अभी नहीं जा सकती। फजर यार, हम इतने टाइम के बाद मिली हैं, चलो कुछ प्लान करते हैं, क्यों ना हम आउटिंग पर चलें? मैंने मना किया तो वो नाराज हो गई। फजर, तुम पहले तो ऐसी ना थी, तुम्हें तो बाहर घूमने फिरने का, आउटिंग पर जाने का बहुत शौक था। मैं बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब भी बहुत एंजॉय करती हूँ। बात यह है कि मैं ऑफिस से सीधा तुम्हारी तरफ आ गई। मैंने मामा बाबा में से किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया और ऊपर से मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई है, तो वो मेरे लिए परेशान होते होंगे, इसीलिए अब मुझे चलना चाहिए। मेरी दोस्त मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको तो, अच्छा चलो अब खाना तो खाकर जाना। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी खाना लगवाती हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। जब मैं घर लौटी तो रात के साए गहरे हो चुके थे। मेन हॉल में दाखिल होते ही मेरी नजर मामा और बाबा पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझ पर सवालात की बरसात कर दी। मैं उकताकर बोली, बाबा, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अपना अच्छा बुरा मैं खुद सोच सकती हूँ। बाबा मामा की तरफ इशारा करते हुए बोले,
ये जो तुम्हारी माँ है, इसका सांस गले में अटका हुआ था। अगर तुम्हें जाना था तो कम से कम हमें इन्फॉर्म ही कर देती। हम यूं इस कदर परेशान तो ना होते। आजकल शहर के हालात बहुत बुरे हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। बाबा ये कहते हुए अपने कमरे में चले गए, जबकि मामा टिकटिकी बांधे मेरी तरफ देख रही थी। मैं उन्हें अपने बाजुओं के घेरे में लेते हुए बोली, मामा आप क्यों बिला वजह परेशान होती हैं? मामा बोली, फजर मेरी परेशानी बिला वजह नहीं है, मैं एक माँ हूँ। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। वो अपनी उंगली के इशारे से मुझे वार्न करती हुई बोली, आइंदा कहीं भी जाना हो हमें बताकर जाना, वरना ये ना हो कि हमें सख्ती बरतनी पड़े। मैं अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए बोली, हम सॉरी मामा, आपसे दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। वो तो बस मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई थी। काफी दिन हो गए, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसी चक्कर में सारा दिन निकल जाता है। मामा बोली, खाना तो खाओगी ना? मैंने कहा, नहीं, वो मैं अपनी दोस्त के घर खा के आई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बस जुबैदा से कहकर मेरे कमरे में कॉफी भेज दीजिएगा। सुबह अलार्म के बजने पर मेरी आंखें खुली। फ्रेश होने के बाद मैं नीचे आई तो बाबा अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। मुझे देखकर उन्होंने अखबार साइड पर रखा। उठ गई मेरी प्रिंसेस, अब जल्दी से नाश्ता करो, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। मैं नागवारी से बोली, बाबा मेरा जी नहीं चाह रहा ऑफिस जाने को। बाबा अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोले, मैं इस मामले में नहीं पड़ता, ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मामला है। मैंने तो उससे कहा था कि अभी बहुत टाइम है, बच्ची को लाइफ एंजॉय करने दो, लेकिन तुम तो जानती हो अपनी माँ को, जिस बात पर डट जाए उससे पीछे नहीं हटती। और तुम्हारा ऑफिस जाने का फैसला तुम्हारी माँ का ही है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। तुम चाहो तो अपनी माँ को इनकार कर दो। मैं तिरछी निगाहों से बाबा की तरफ देखती हुई बोली, बाबा प्लीज आप मम्मा से कहें ना। पीछे से मम्मा की आवाज आई, ये क्या तुम दोनों बाप बेटी में खुसर फुसर हो रही है? क्या आज आपने ऑफिस नहीं जाना? नाश्ता लग चुका है, आकर नाश्ता कर लें। और फजर तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारी वजह से अक्सर तुम्हारे बाबा लेट हो जाते हैं। अगर मालिक ही लेट जाएंगे तो एम्प्लॉयज का क्या हाल होगा? मैं कुर्सी से उठती हुई बोली, जी मामा, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। ये सुनकर बाबा की हंसी निकल गई। मैं अपने पांव पटकती हुई कमरे में चली गई। काम समझ में न आने की वजह से ऑफिस में मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लगता था। मैं फाइलों का ढेर उठाए बाबा के ऑफिस में गई। ये पकड़े, मुझसे नहीं होता ये सब। भाई ये क्या जबरदस्ती हुई? जब मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप बिला वजह मुझे क्यों घसीट रहे हैं? इतने में मैनेजर ऑफिस में आया और बोला, सर जॉब के लिए एक लड़का आया है। वैसे तो मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लें। जैसा उस लड़के में जज्बा है वो हमारे बिजनेस को ऊपर तक ले जाने में बहुत कारआमद होगा। बाबा बोले, अच्छा तुम उसे अंदर भेज दो, फिर फाइनल करते हैं उसे रखना है या नहीं। मैं बोली, बाबा डिसाइड तो आप कर चुके हैं कि उसे रखेंगे, फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों? वो इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना काबिल है। वो लड़का बाबा की आन तवक्को के मुताबिक था, इस कदर ज़हीन कि बाबा उसकी जहानत की दाद देते। मैं सोचती कि पता नहीं बाबा को उसमें क्या खुसूसियत नजर आई है जो इस तरह हर वक्त उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। उस लड़के की जहानत की बिना पर बाबा ने उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लिया। उस लड़के फरहान ने पूरे ऑफिस में अपने कदम जमा लिए। बिला वजह वो दूसरे वर्कर्स पर अपना रोब जमाता रहता, ऐसे जैसे वो वहां का मुलाजिम नहीं बल्कि मालिक हो। एक दिन बाबा को बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ा तो ऑफिस का सारा चार्ज मेरे सुपुर्द करने के बजाय फरहान के सुपुर्द करके चले गए। मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं उसी वक्त ऑफिस से घर आ गई। मुझे देखकर मामा हैरान होती हुई बोली, फजर अभी तो तुम ऑफिस गई थी, तो वापस क्यों आ गई? मैं गुस्से से बोली, मामा एक बात तो आप बताएं, वो ऑफिस मेरा है या मुलाजिमीन का है? अभी इस फरहान को ऑफिस ज्वाइन किए हुए चंद रोज ही हुए हैं। बाबा ने ऑफिस का सारा चार्ज उसके हाथ में दे रखा है। मामा जो अपने कपड़े अलमारी में रखने में मसरूफ थी बोली, इसकी वजह तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम ऑफिस के मामलात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती और ना ही अभी तुम्हें बिजनेस को डील करना आता है। मैं मुंह बसूरती हुई बोली, लेकिन मामा फिर भी मैं उनकी बेटी हूं, उनको मेरी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए। ऑफिस टाइम में फरहान जब भी मेरे कैबिन में आता तो मुझे कोफ्त होती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसने मेरे हक पर डाका डाल दिया हो। एक दिन जब वो बगैर इजाजत के मेरे कैबिन में आया तो मैं एकदम से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। क्या तुम्हें ऑफिस के मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि किसी के कैबिन में नॉक करके जाते हैं? तो वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोला, मैं यहाँ के मैनर्स से बखूबी वाकिफ हूँ, मैंने नॉक करना जरूरी नहीं समझा। मैं अपनी उंगली उठाते हुए बोली, तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें बाबा से कहकर जॉब से फारिग करवा दूंगी।
फरहान तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, वो मुझे कभी भी फायर नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। फरहान ने मेरे आगे कुछ फाइल्स रखी। ये फाइल्स मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट चाहिए। मैं अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधती हुई बोली, अगर ना की तो? फरहान ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और बोला, तो क्या होगा मिस फजर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तमाम वर्कर्स के सामने आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। मैं फाइलों को अपने सामने बखेरे हर चीज से बेगाना फाइलों को कंप्लीट करने में सर खपा रही थी। मुझे कुछ भी समझ न आया था। मैंने जोर से अपना पेन टेबल पर चटका और फाइल्स इकट्ठी करके फरहान के कैबिन में गई तो वो अपने काम में मसरूफ था। मुझे देखकर बोला, मिस फजर, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि आपको नॉक करके आना चाहिए था। वैसे तो आप दूसरों को मैनर्स के बारे में बताती हैं, खुद के बारे में आपका क्या ख्याल है? ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप ऐसा करें, ये फाइल्स किसी और को दे दें। फरहान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मिस फजर, ये काम तो हर हाल में आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। बाबा को इस्लामाबाद गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान मैं काफी कुछ सीख चुकी थी और ये सब कुछ फरहान की वजह से था। वो हर काम में मेरी हेल्प करता, इसके बावजूद वो मुझे एक आंख नहीं भाता था। फरहान की मौजूदगी मुझे बहुत नागवार गुजरती। वो अच्छी तरह जानता था कि मैं उससे नफरत करती हूँ, इसके बावजूद वो मेरे आगे पीछे घूमता। ऑफिस के काम की वजह से मेरा ज्यादातर वक्त फरहान के साथ ही गुजरता। 1 हफ्ते के बाद बाबा इस्लामाबाद से आए थे और आते ही उन्होंने फरहान की तारीफों के पुल बांध दिए। और तो और बाबा ने मामा से कहा कि वो गेस्ट रूम की सफाई अच्छी तरह से करवा दे। मामा बोली, एहतशाम कौन आ रहा है? बाबा ने बताया, फरहान के पास कोई मुस्तकिल रिहाइश नहीं है, वो गांव में रहता है और यहाँ शहर में उसका कोई भी अपना नहीं है। उसने एक क्वार्टर लिया हुआ है जहाँ वो आजकल रिहाइश पजीर है। मैं कॉफी का मग मुंह को लगाते लगाते वापस टेबल पर रखते हुए बोली, तो बाबा क्या वो 2 कौड़ी का इंसान हमारे साथ इस घर में रहेगा? बाबा, मुझे वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उसके रहने का बंदोबस्त कहीं और कर दें। बाबा बोले, फजर, मैं फैसला कर चुका हूं कि वो यहीं इस घर में रहेगा। फजर, तुमने नहीं देखा कि हमारा बिजनेस जो कि क्राइसिस की तरफ जा रहा था? फरहान के आने से हमें कई प्रोजेक्ट्स मिले हैं और सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि फरहान बाकायदा उन पर काम भी करवा रहा है। मैं बोली, मगर बाबा, अभी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बाबा हाथ उठाते हुए बोले, बस मैं फैसला कर चुका हूं, कल हर हाल में गेस्ट रूम साफ करवा देना। अगले दिन फरहान अपना बोरिया बिस्तर उठाए हमारे महलनुमा घर में आ गया। बाबा मामा उस वक्त अपने कमरे में थे। मैंने फरहान को दरवाजे पर ही रोक लिया। आ गए तुमने तो कभी ख्वाब में भी इतना प्यारा घर नहीं देखा होगा। ये घर तुम्हारी औकात से कहीं बढ़कर है। फरहान बोला, मिस फजर, प्लीज आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि मेरा रूम किस तरफ है, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल भी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। मैं बोली, माइंड योर लैंग्वेज फरहान, तुम ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? इतने में मुलाजमा आई, फरहान का सामान उठाते हुए बोली, फरहान साहब आए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। फरहान तंजिया मुस्कुराते हुए बोला, मिस फजर, सुबह आपसे मुलाकात होगी। अब तो एक ही घर में है तो आमना सामना होता रहेगा। मैं गुस्से से पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सुबह तहज्जुद के टाइम जब मेरी आंख खुली तो कोई बहुत जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाजा पीट रहा था। मैं बौखलाकर एकदम उठ बैठी। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। ये इस वक्त कौन इस तरह दरवाजा पीट रहा है? जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने मामा खड़ी थी। मामा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा शौक लगा हो। मामा बोली, क्या हुआ है? मामा कमरे की तरफ इशारा करती हुई बोली, फजर, तुम्हारे बाबा। मैं बोली, क्या हुआ बाबा को, प्लीज मामा बताएं। मामा बोली, मामा बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अल्फाज थे कि उनका साथ नहीं दे रहे थे। मैं भागती हुई बाबा के कमरे में गई तो बाबा बेड से नीचे गिरे बेहोश पड़े थे। बाबा को इस हालत में देखकर मेरा तो जैसे सांस अटक गया। मैंने बाबा का सर उठाकर अपनी गोद में रखा और उनका चेहरा थपकने लगी। बाबा आंखें खोले, क्या हुआ है आपको? मामा प्लीज आप जल्दी से ड्राइवर को बुलाएं, हम बाबा को हॉस्पिटल ले चलते हैं। मामा अपने हाथों को मसलते हुए बोली, लेकिन ड्राइवर तो आज छुट्टी पर है। मुझे और कुछ न सूझा। मैं जल्दी से उठी और भागती हुई फरहान के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी। मुझे ऐसी हालत में देखकर फरहान भी घबरा कर बोला, क्या हुआ है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं बेसाख्ता फरहान का बाजू पकड़ते हुए अपने साथ लेकर आई और बोली, बाबा को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना है, इनकी तबीयत बहुत खराब। फरहान ने जल्दी से बाबा को उठाकर गाड़ी में डाला और फुल स्पीड से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी।
जाते ही बाबा को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया। हम इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मामा कुर्सी पर बैठे अपनी नम आंखों और भीगे हुए चेहरे के साथ अल्लाह ताला से बाबा की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। मैं जो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी जाकर मामा के पास बैठी। मैं उन्हें हौसला देना चाहती थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी मामा को इस तरह टूटते और बिखरते हुए नहीं देखा था। मामा को हौसला देने के बजाय मेरी अपनी आंखों में पानी का दरिया तैरने लगा। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आया तो हम तीनों डॉक्टर के पास गए। मैं बोली, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे बाबा को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? डॉक्टर बोला, आप हौसले से काम लें। एहतशाम साहब को हार्ट अटैक आया है, इसीलिए हमें फौरन उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फरहान, आप मेरे साथ आए, कुछ कागजात हैं उन पर साइन कर दें, उसके बाद हम एहतशाम साहब का ऑपरेशन कर देंगे। बाबा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हम बाहर खड़े उनके लिए हजारों दुआएं कर रहे थे। मैं अपना चेहरा दूसरी साइड पर किए मामा से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे इस तरह टूटता हुआ देखकर मामा भी हिम्मत हार दें, बल्कि मैं तो उनका हौसला बनना चाहती थी। ऑपरेशन के बाद बाबा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, मगर अभी उनसे मिलने की किसी को इजाजत नहीं थी। डॉक्टर्स का कहना था कि आने वाले चंद घंटे बाबा के लिए बहुत अहम है। फरहान मामा के पास बैठते हुए बोला, आंटी आप घर चली जाएं और कुछ देर आराम कर लें। मैं और फजर यहाँ है ना, जैसे ही सर एहतशाम को होश आएगा हम आपको कॉल कर देंगे। मामा बोली, नहीं नहीं फरहान, मैं एहतशाम को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आंटी प्लीज आप घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लें। देखे तो कि आपकी हालत क्या हो रही है। मैं अभी ड्राइवर से कहकर आता हूँ, वो आपको घर ले जाएगा। फरहान ने बहुत इंसिस्ट करके मामा को घर भेज दिया। मैं बाबा के कमरे के बाहर बाबा के बारे में सोच रही थी। मुझे आसपास के लोगों का कोई होश नहीं था। बिखरे बाल, नम आंखों और ऐसे हुलिये में देखकर फरहान के दिल को कुछ हुआ। वो मेरी तरफ देखते हुए सोचने लगा, क्या ये वही फजर थी जिसमें गुरूर था, अकड़ थी, जो किसी को अपनी खातिर में नहीं लाती थी, आज कैसे टूट कर किरची किरची हो चुकी है। वो पाँव के बल फर्श पर बैठते हुए बोला, फजर हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हें बहुत बाहिम्मत समझता था। डॉक्टर्स ने कहा है कि सर एहतशाम पहले से काफ़ी बेहतर है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, फरहान अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फरहान बोला, फजर ये तुम कैसी बातें कर रही हो, इंशाअल्लाह सर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो मेरा बाजू पकड़े मुझे खड़े करता हुआ बोला, जाओ अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मैं उससे अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, जब मेरा जी चाहेगा तो मैं खा लूंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शाम के वक्त बाबा को होश आया तो जो पहला नाम उनके मुंह से निकला वो फरहान था। नर्स आकर बोली, आप में से फरहान कौन है? पेशेंट ने फरहान का नाम लिया है। फरहान आगे बढ़ते हुए बोला, मैं फरहान हूँ। नर्स बोली, प्लीज आप मेरे साथ आइए। उस वक्त जहां फरहान से जेलस होना बनता था मुझे बिल्कुल भी बुरा न लगा। उस वक्त मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरे बाबा होश में आ गए, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि वो अपनी बेटी से मिलने के बजाय फरहान से मिलना चाहते थे। मैं बाहर खड़ी फरहान के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर के बाद जब फरहान बाहर आया तो उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसे यूं इस तरह देखकर मैं बोली, फरहान क्या हुआ, मेरे बाबा ठीक तो है ना? मगर फरहान मुझे कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। फरहान का ऐसा रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं सोचने लगी कि ऐसी कौन सी बात बाबा और फरहान के दरमियान हुई है कि वो बाबा को ऐसी हालत में छोड़कर चला गया। नर्स कमरे से बाहर आई तो मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, सिस्टर क्या मैं अपने बाबा से मिल सकती हूँ? नर्स बोली, जी जरूर, मगर ख्याल रहे मरीज ज्यादा ना बोले, वरना फिर से उनकी हालत बिगड़ सकती है। जब मैंने अपने बाबा पर नजर डाली तो वो मशीनों में जकड़े हुए थे। मुझे देखकर बेबसी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी बाबा की आंखों में आए आंसू साफ करते हुए बोली, बाबा प्लीज मत रोएं, आपको ऐसे देखकर मैं भी हिम्मत हार जाऊंगी। बाबा मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि तुम्हें तो अपनी मां का सहारा बनना है। मैं बोली, बाबा ऐसा मत कहें, मुझे मामा और आप दोनों के साथ रहना है। बाबा अपने हाथों की गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत करते हुए बोले, फजर मैंने एक फैसला किया है, चाहे तो तुम इसे मेरा हुक्म समझो या फिर मेरी आखिरी ख्वाहिश, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे इस फैसले का मान। मैं बाबा के हाथों पर बोसा देते हुए बोली, बाबा आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बाबा बोले, फजर क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैंने क्या फैसला किया है? मैं इस बात में सर हिलाते हुए बोली, बताएं क्या फैसला किया है? बाबा उठने की कोशिश करने लगे तो मैंने जल्दी से उन्हें कंधे से पकड़कर
लिटाते हुए कहा, बाबा अभी आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा बोले, फजर, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा और फरहान का निकाह आज और अभी के अभी कर दूंगा। ये सुनकर तो जैसे मुझ पर आसमान ही टूट पड़ा। मेरा जी चाह रहा था कि अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं दिल में सोच रही थी कि क्या मैं बाबा के लिए इस कदर बोझ हूं कि वो किसी भी राह चलते के साथ मेरा निकाह कर देंगे। मैं बोली, बाबा मेरा निकाह फरहान के साथ, मगर ये सब कैसे हो सकता है? वो कहाँ और मैं कहाँ? बाबा बोले, फजर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं अभी के अभी तुम दोनों का निकाह करवाने वाला हूं। मेरे मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गैर महफूज शख्स के हाथों में जाए। मैं तुम्हें ऐसे शख्स के साथ निकाह के बंधन में बांध कर जाऊंगा जो तुम्हारा मुहाफिज होगा, तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देगा। मामा, बाबा और कुछ गवाहों की मौजूदगी में मेरा और फरहान का निकाह कर दिया गया। ना चाहते हुए भी मुझे इस निकाह के लिए हामी भरनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी जिसे मैं कभी रद्द नहीं कर सकती थी। निकाह के कुछ देर बाद बाबा की हालत बहुत बिगड़ गई। बाबा को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर ने हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं मुड़ मुड़कर बाबा की तरफ देखने लगी और बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने बाबा के पास ही रहना है। डॉक्टर बोला, देखिए आप बाहर चले जाएं, मरीज की हालत पहले ही काफी बिगड़ चुकी है। आधी रात का वक्त था जब बाबा को स्ट्रेचर पर लिटाए, ऊपर सफेद कपड़ा दिए कमरे से बाहर लाया गया। डॉक्टर सर झुकाते हुए बोला, हम सॉरी, हम इनको नहीं बचा सके। मैं बेसुध होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। मुझे कोई होश नहीं थी कि कब मुझे घर ले जाया गया और कब बाबा की तदफीन की गई। उस वक्त मेरा यह हाल था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मामा जिन पर कयामत बरपा हुई थी, उन्हें हौसला देने के बजाय मैं तो खुद अपने होशो हवास से बेगाना थी। कई दिन मैं उसी डिप्रेशन में रही। जब मैं कुछ नॉर्मल हुई तो मामा ने जबरदस्ती मुझे फरहान के साथ ऑफिस भेज दिया। जाते हुए फरहान बोला, आंटी अभी फजर पूरी तरह से ठीक नहीं है, मगर मामा ने यह कहकर ऑफिस भेज दिया कि फजर ऑफिस जाएगी, लोगों से मिलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। ऐसे तो ये कभी भी सदमे से बाहर नहीं आ सकेगी। मेरे ख्याल में यही इसके लिए बेहतर रहेगा। बाकी अभी तुम्हारी बीवी है, जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। मैं और फरहान ऑफिस के लिए निकले तो हमारे दरमियान मुकम्मल खामोशी छाई रही। ऑफिस जाते ही मैं अपने कैबिन में चली गई। जब मैं बाबा के ऑफिस के सामने गई तो सामने कुर्सी पर मैंने फरहान को बैठे देखा। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोली, तुम होते कौन हो मेरे बाबा की सीट पर बैठने वाले? उठो यहां से और आज के बाद यहां कभी मत बैठना। फरहान बोला, फजर, मैं कोई अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठा, बल्कि सरहद शाम जाते हुए मुझसे वादा लेकर गए थे कि मैं इस बिजनेस को आगे लेकर चलूंगा, तो उनके जाने के बाद ये ऑफिस अब मेरा ही है। मैं बोली, तुम होते कौन हो अपना हक जमाने वाले? अभी उनकी बेटी जिंदा है। मैं इस कदर गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी कि दफ्तर के तमाम वर्कर्स कान लगाकर हमारी बातें सुन रहे थे। फरहान बोला, खुदा के लिए फजर, बस करो। तुम्हें इस बात पर एतराज है ना कि मैं यहां क्यों बैठा हूं? तो आई प्रॉमिस, मैं कल से यहां नहीं बैठूंगा। मैं गुस्से से अपने कैबिन में चली गई। वो सारा दिन मेरा उदासी में गुजरा। उस दिन मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। मैं अपने कैबिन में आने के बाद फूट फूट कर रोई। ऑफिस टाइमिंग ओवर होने के बाद फरहान मेरे कैबिन में आया और बोला, फजर घर चलो। और कब तक यहां बैठी रहोगी? सब लोग जा चुके हैं, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं और तुम मजे से यहां बैठी हो। मैं उखड़े हुए लहजे में बोली, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास गाड़ी भी है और ड्राइवर भी है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। फरहान कुर्सी पर बैठा और टांग पर टांग रखते हुए बोला, मैं अपनी बीवी को साथ लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अब मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक अपनी जिद पर कायम रहती हो। मैं ये कहते हुए अपने कैबिन से बाहर निकल गई कि मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। फरहान ने उठकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटने के अंदाज में अपनी गाड़ी तक ले गया। मैं अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? सब लोग देख रहे हैं। फरहान शरारत से बोला, तो देखने दो, तुम क्यों लोगों की फिक्र कर रही हो? मैंने अपनी बीवी का ही हाथ पकड़ा है, किसी और का तो नहीं पकड़ा। जो तुम्हें लोगों की परवाह हो रही है, जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानेगी तो मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। बाबा के जाने के बाद मामा भी फरहान का हर तरह से ख्याल रखती। मुझसे ज्यादा वो फरहान को अहमियत दिया करती। हर छोटी छोटी बात के लिए उससे मशवरा करती, जबकि मैं तो किसी खातिर में ही नहीं थी। एक दिन फरहान बोला, आंटी मैं फजर को आउटिंग के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। मामा फौरन बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अभी अभी तुम लोगों का निकाह हुआ है तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं अपना मुंह दूसरी साइड मोड़ते हुए बोली, मगर मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम्हारी मौजूदगी से मेरा दम घुटता है
और रही आउटिंग पर जाने की बात, तो मैं वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। मामा सख्त लहजे में बोली। फजर, ये क्या तरीका है फरहान से बात करने का? याद रखो कि ये तुम्हारा शौहर है। मैं अपना नाक चढ़ाते हुए बोली। शौहर? और ये आपने और बाबा ने इसे जबरदस्ती मेरे सर पर थोपा है। मेरे और इसके स्टैंडर्ड में जमीन और आसमान का फर्क है। फरहान नजरें झुकाए खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा। मामा बोली, फजर, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। अगर तुम मेरी नजर से देखो तो वाकई फरहान और तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता। फरहान गुस्से से सोफे को टांग मारते हुए वहां से चला गया। अब मेरा ये मामूल था कि मैं आए दिन कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करती जो कि फरहान को सख्त नापसंद होता। मैं उसे हर वक्त गुस्सा दिलाने में रहती कि शायद ऐसे उससे मेरी जान छूट जाए। मैं फरहान को जलील करने के लिए कहीं बाहर जाती तो उसे अपना मुलाजिम बनाकर अपने साथ ले जाती। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि ये सब करते हुए फरहान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो तो मिडिल क्लास मर्दों की तरह हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता। कई दफा फरहान ने मुझे खुद से करीब करने की कोशिश की, मगर मैं उसे दूर रखती, अपने करीब नहीं होने देती थी। एक रोज डांस पार्टी में उसे अपना ड्राइवर बनाकर ले गई। नशे की ज्यादती की वजह से जैसे ही किसी गैर मर्द ने मेरे करीब होने की कोशिश की तो उससे बर्दाश्त न हुआ और वो मुझे गुस्से में खींचता हुआ घर ले आया। उसकी गिरफ्त मेरे बाजू पर इस कदर मजबूत थी कि मैं दर्द से करहा रही थी। दूसरे हाथ से मैं खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। फरहान, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। फरहान मुझे एकदम सोफे पर गिराते हुए बोला। और जो दर्द तुम मुझे दे रही हो उसका क्या? मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम ये सब हरकतें करती हो। बहुत शौक है ना तुम्हें गैर मर्दों के करीब जाने का। रुको, मैं बताता हूं कि कुर्बत का मतलब क्या होता है। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा लिया। मैं उठकर जल्दी से भागकर बैरूनी दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मुलाजमा हाथ में बड़ा सा एल्बम लिए खड़ी थी। मैं जल्दी से खुद को संभालते हुए वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। न जाने ये कैसा अजीब सा लेकिन बहुत सुहाना एहसास था जिसने मुझे अपने हिसार में जकड़ लिया। मैंने अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए एक गहरा सांस खारिज किया। न जाने एक अजीब सी खुशी थी जो मैं अपने अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। पता नहीं ये खुशी इस वजह से थी कि फरहान ने मुझ पर अपना हक जमाने की कोशिश की या फिर इस वजह से थी कि मैं उसके जाल से फरार होने में कामयाब हो गई। मैं सारा दिन अपने कमरे से बाहर न आई। मामा ने मुलाजमा को मुझे बुलाने के लिए भेजा। मैंने अपने कमरे से बाहर सर निकालकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोई भी नहीं था। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। मैं फरहान के सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं लॉन में गई तो जैसे वो मेरी ही अड़ लगाए बैठा था। फरहान को अकेला देखकर मैं घबरा गई। वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो फरहान मेरे पीछे खड़ा मेरा बाजू पकड़ते हुए बोला, आखिर कब तक मुझसे यूं दूर भागती रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी कुर्बत में आना ही है। मैं पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, शायद कभी भी मैं तुम्हारी कुर्बत में नहीं आना चाहूंगी। फरहान मेरे रूबरू खड़े होते हुए बोला, आखिर तुम्हें मसला किस चीज से है? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या फिर तुम मुझसे इस वजह से नफरत करती हो कि मैं एक मुलाजिम हूं? मैं तंज करते हुए बोली, क्या तुमने कभी मुलाजिम और मालिक को एक बराबर देखा है? मैं चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो हो। फरहान बोला, तो क्या मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं? तो मैं अपने बालों को आगे की तरफ से सेट करते हुए बोली, ये तो तुम भी खूब जानते हो कि तुम्हारे और मेरे स्टैंडर्ड में जमीन और आसमान का फर्क है। फरहान ने मेरा हाथ पकड़ा, जबरदस्ती मुझे अपने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। फरहान, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। फरहान अलमारी से कुछ ढूंढते हुए बोला, बड़ा शौक है ना तुम्हें चिल्लाने का, तो चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से कोई भी यहां नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है कि तुम मेरी बीवी हो। फरहान जब वापस मेरे पास आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा एल्बम था। फरहान उस पर हाथ मारते हुए बोला, फजर, मैं नहीं चाहता था कि ये सच्चाई तुम पर खुले, मगर मेरी मजबूरी है। पता नहीं तुम खुद को क्या समझकर मुझे धुतकार रही हो। फरहान ने एल्बम खोला तो सबसे पहले जो तस्वीर मुझे नजर आई वो बाबा की थी और बाबा की गोद में जो बच्चा बैठा हुआ था वो शक्ल जानी पहचानी सी थी। फजर, जहन पर ज्यादा जोर मत दो, मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये बच्चा जो तुम इस तस्वीर में अपने बाबा की गोद में देख रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। बचपन में मेरे मामा बाबा और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के नतीजे में मेरे मामा बाबा तो मौके पर ही दुनिया से चल बसे और मुझे इस बेरहम दुनिया के आसरे तन तनहा छोड़ गए। जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो मेरी हालत भी बहुत नाजुक थी। बदकिस्मती से मेरी जान बच गई चूंकि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था और तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। यही नहीं बल्कि तुम्हारे और मेरे बाबा का बिजनेस मुश्तरका था,
इस बिजनेस को मेरे बाबा ने ही शुरू किया था, तो तुम्हारे माँ बाबा ने मुझे गोद ले लिया। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ और तुम इस दुनिया में आई, तो तुम्हारे बाबा ने लालच में आकर मुझे अपनी एक पुरानी मुलाजमा के सुपुर्द कर दिया, ये लालच देकर कि वो हर महीने उसे माकूल रकम देते रहेंगे, जिससे उसकी भी जिंदगी आसानी से कट जाएगी, और खुद सारी जायदाद और बिजनेस हथिया लिया। फरहान का एक एक लफ्ज मेरे ऊपर बिजली की तरह गिर रहा था। फरहान बोला, फजर, मैं ये सच बहुत देर पहले जान चुका था, क्योंकि तुम्हारे बाबा की वो बूढ़ी मुलाजमा जिसने मेरी परवरिश की थी, उसने अपने आखिरी वक्त में मुझे सब सच बता दिया था। और मैं यहाँ शहर में भी इसी वजह से आया था, ताकि तुम्हारे बाबा से अपना हथियाया हुआ बिजनेस और जायदाद वापस ले सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे बाबा के दिल में अपनी जगह बनाई, और जब तुम्हारे बाबा ने अपने आखिरी वक्त में मेरा नाम पुकारा, तो मैं उनसे मिलने के लिए कमरे में गया। उन्होंने सारी सच्चाई मुझे बता दी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। मैंने उन्हें तहे दिल से माफ कर दिया। तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि तुम फजर से निकाह करने के बाद कभी भी नहीं छोड़ोगे। मैं आज तक तो उस वादे का पास रखे हुए हूं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से ये सब बाहर हो चुका है। मैं यहाँ किसी लालच में बिल्कुल भी नहीं आया था, बल्कि मैं तो वो लेने आया था जो मेरा हक था। मगर यहाँ आने के बाद मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। पता है क्यों? मैं बेसाख्ता बोली। क्यों? फरहान बोला, छोड़ो, तुम जानकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हें तो मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं आएगा। कसूर तो मेरा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की, जिससे मेरी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं। उसे तो जिससे भी मोहब्बत होगी स्टेटस की बिना पर ही होगी। अब जबकि तुम्हारा और मेरा स्टेटस बराबर है, तो अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अब तुम मुझे अपना शौहर तस्लीम करोगी? शर्मिंदगी के मारे मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। फरहान मेरा मुंह अपनी तरफ करते हुए बाजू से पकड़कर झिझोड़ते हुए बोला, बस बहुत तड़प लिया मैं, अब नहीं। अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को कायम तो रखूंगा, मगर शायद अब निभा ना सकूं। इसीलिए मैं इस घर से जा रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियो, मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खामोशी से खड़ी फरहान की बातें सुन रही थी। उसने अपने कपड़े ब्रीफ केस में डाले और चला गया। फरहान के जाने के फौरन बाद मामा कमरे में आई। ये फरहान कहाँ चला गया? मैं मुजस्मा बने वहां खड़ी थी। मामा मेरे बाजू से पकड़कर मुझे झिझोड़ते हुए बोली, फजर क्या हुआ है? मैं पूछ रही हूं, फरहान कहाँ गया है? तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं बोली, मामा, वो ये सब हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसको उसका हक नहीं दिया और ना ही इस रिश्ते का पास रखा, बल्कि मैं जिद में आकर हर वो काम करती रही जो उसे पसंद नहीं था। अगर मैं उसे वापस बुलाऊं भी तो किस मुंह से बुलाऊं? मैं मामा के गले लगकर रो दी। मामा, मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। अब जबकि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत की कोंपलें फूटने लगी थी, तो वो यूं मुझे छोड़कर चला गया। मामा मुझे थपकते हुए बोली, फजर, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकता है, क्योंकि जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं ना, वो कभी भी हमसे ज्यादा देर दूर या नाराज नहीं रह सकते। उनकी मोहब्बत उन्हें खींचकर जरूर हमारे पास ले आती है। तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। उसने तुम्हारे हर रवैये को बर्दाश्त किया, नौकरों की तरह तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहा, जबकि वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी का वो वाहिद मालिक है। मैंने मोहब्बत में टूटकर यूं चाहने वाले बहुत कम देखे हैं। तुम बहुत बदकिस्मत हो जो उसकी मोहब्बत का पास न रख सकी। रोजमर्रा की तरह जब मैं ऑफिस गई तो मेरी नजरें दीवानावार फरहान को तलाश कर रही थी, मगर वो कातिले जान मुझे कहीं भी नजर न आया, और मेरा दिल फरहान को देखने के लिए मचल रहा था, मगर उसका कुछ अता पता नहीं था। सुबह से शाम कैसे हो गई कुछ पता न चला। थकावट बहुत ज्यादा थी। मैंने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गर्दन को दाएं बाएं झटका दिया। रात के साए काफी गहरे हो चुके थे, इसीलिए मैंने घर वापस आना ही मुनासिब समझा। गाड़ी में बैठे मैं आते जाते लोगों की भीड़ को देख रही थी कि शायद इस भीड़ में मुझे वो चेहरा नजर आ जाए जिसको देखने के लिए अब आंखें तरस रही थी, जिसकी कुर्बत में जाने के लिए ये दिल मचल रहा है। घर में दाखिल होते ही जो पहला सवाल मामा ने किया वो ये था, फजर, फरहान का कुछ पता चला? मैंने मायूसी से गर्दन नामे हिलाते हुए बोला, नहीं मामा, कुछ पता नहीं चला, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेरी चाहत और मेरी मोहब्बत उसे जरूर मुझ तक ले आएगी। रात दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक रोज ऑफिस में बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं जल्दी से उठकर रिसेप्शन पर गई, वहां से फरहान का सारा डाटा निकलवाया। डाटा निकलवाने के बाद मैंने कॉल करके मम्मा को इतला दी कि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, आप मेरी फिक्र मत करना, हो सका तो मैं कल तक लौट आऊंगी। मैंने लोकेशन के मुताबिक गाड़ी सीधा फरहान के गांव जाने वाले रास्ते पर डाल दी। 2 घंटे की मुसाफत के बाद मैं सियालकोट के एक गांव पहुंच गई। गांव में दाखिल होते ही मैंने फरहान का नाम लेकर उसका एड्रेस मालूम किया।
दिए गए पते के मुताबिक मैं ऐन फरहान के घर के सामने खड़ी थी। घर की हालत देखकर लग रहा था कि वो कई बरसों पहले तामीर किया गया है, क्योंकि घर की हालत बहुत बोसीदा थी। इससे पहले कि मैं दरवाजा बजाती, अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। मेरे सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपने खुले हुए मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, फरहान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? फरहान दरवाजे के साइड पर होते हुए बोला, अंदर आओ। यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर बात करना नामुनासिब लगता है। पहले ही गांव की औरतें मुझे टिकटिकी बांधकर देख रही थी कि जैसे मैं इस दुनिया का कोई 8वां अजूबा हूं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद बरामदा था। बरामदे में एक चारपाई बिछी हुई थी। फरहान चारपाई की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठिए मिस फजर, मैं अभी आता हूं। इससे पहले कि फरहान जाता, मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। फरहान, ये तुम मेरे साथ गैरों की तरह क्यों रवैया रखे हुए हो? मैं मानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और तुम्हारे साथ गलत करने के बाद तुम्हारे बिना एक लम्हा भी सुकून का नहीं जो मैंने गुजारा हो। फरहान खामोश रहा। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैं बोली, तुम जानते हो, जिस दिन क्लब में लड़के ने मेरे साथ नाजिबा हरकत की थी, तो उस दिन जैसे तुमने मुझ पर हक जताया, मुझे घर लेकर आए, मुझे तो उसी दिन तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन तुम इतनी जल्दी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां आ गए, मुझे तड़पता सिसकता हुआ छोड़कर। तुम्हें मुझ पर जरा भी रहम ना आया? फरहान एकदम गुस्से से बोला, जब तुमने मेरे साथ वो सब किया, तुम्हें मुझ पर तरस आया था? तुम्हें तो मेरे पास होने से भी घिन आती थी। मैं अपने दोनों बाजू फरहान के गिर्द हायल करती और अपना सर उसके सीने पर रखते हुए रोने लगी। फरहान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब तुम मुझे छोड़कर यहां आ गए। फरहान मुझे खुद से जुदा करते हुए बोला, फजर, देखो मेरी हालत, क्या मैं ऐसा था? अगर मेरी जुदाई में तुम तड़पी हो तो मैं भी तुमसे ज्यादा इस आग में जला हूं। मैं फरहान का हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, तो चलो ना, अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। शाम के साए ढल चुके थे। परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे थे। शाम होने की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया। मैं सर्दी की वजह से थर थर कांप रही थी। फरहान ने मुझ पर अपनी बड़ी सी चादर उड़ा दी और मेरी तरफ देखते हुए बोला, यह न समझना कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई, बल्कि ये नाराजगी तो तब खत्म होगी जब तुम मुझे मेरा पूरा हक दोगी। मैं अपने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ शर्माते हुए बोली, कौन सा हक? फरहान मेरे चेहरे पर नजर मरकूज करते हुए बोला, वही हक जो तुम समझ चुकी हो। फरहान मुझ पर झुकता हुआ अपनी मोहब्बत की एक मोहर सुबत कर गया। हम दोनों की मोहब्बत उस खूबसूरत रात का हिस्सा बन गई। चांद की चांदनी हम दोनों के मिलन पर अपनी चांदनी हम पर निछावर कर रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।